Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to discuss and revise a very important topic which is called as inflammation. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन पे। हम इसको दो पार्ट्स के अंदर कैरी करेंगे। एक में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और दूसरे के अंदर हम जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन बेसिकली है क्या? ठीक है, ये मैं स्क्रीन इसकी फुल कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए। इन्फ्लेमेशन हैपन्स इन एवरीवन वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। हर इंसान के अंदर इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। इवन अगर आपको इस बात का पता है या नहीं है, आप इस बारे में अवेयर हैं या नहीं है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो हो रही होती है, उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। Your immune system creates inflammation to protect the body from infection, injury or disease. बेसिकली क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को क्रिएट करता है। और क्यों क्रिएट करता है? ताकि बॉडी को किसी भी पॉसिबल इन्फेक्शन से, इंजरी से या किसी भी बीमारी से महफूज रख सके, प्रोटेक्ट कर सके। देर आर मैनी थिंग्स यू वुडंट बी एबल टू हील फ्रॉम विदाउट इन्फ्लेमेशन। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे डिजीजेस ऐसी हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन ना होती तो शायद ही वो हील अप हो पाती, शायद ही आपकी बॉडी जो है वो बैक टू द नॉर्मल कंडीशन आ सकती। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन की वो क्या है? द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स इंजरी। अगर आपसे कहे कोई कि आप इन्फ्लेमेशन को एक लाइन के अंदर डिफाइन करें, सो यू कैन डिफाइन द इन्फ्लेमेशन एज द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स इंजरी। जो भी इंजरी होती है, बॉडी का रिस्पांस उस इंजरी को क्या कहलाता है? इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन accomplishes its protective mission by first diluting, destroying, or otherwise neutralizing harmful agents, for example microbes, toxins, etc. तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मिशन है, ये एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। ये होता कैसे है कि इसके अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं या टॉक्सिन हैं, या तो उनको डाइल्यूट कर दिया जाता है, या उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या उनके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। It then sets into motion the events that eventually heal and repair the sites of injury. बेसिकली अब आप ये कह लें कि इन्फ्लेमेशन के दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस जो है वो माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करना हुआ, उनको डाइल्यूट करना हुआ, या उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना हुआ। और जो दूसरा प्रोसेस था वो हीलिंग का था और रिपेयरिंग का था, कि जो इंजरी की साइट है उसको हील किया जाए और उसको रिपेयर किया जाए। ठीक है, विदाउट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस वुड गो अनचेक्ड एंड वुंड्स वुड नेवर हील। यही बात जो भी हमने ऊपर की कि अगर इन्फ्लेमेशन ना होती तो इन्फेक्शंस का ठीक होना, इन्फेक्शन का चेक करना बॉडी का, यानी बॉडी इन्फेक्शन को चेक कर पाती, या वुंड्स जो है वो हील होते, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है बॉडी के अंदर, और प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका कैसे आता है। When a microbe enters the tissue or the tissue is injured, the presence of the infection or damage is sensed by resident cells, mainly macrophages। ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ रेजिडेंट सेल्स होते हैं, आगे चल के मैं एक पिक्चर में भी आपको दिखाऊंगा ये रेजिडेंट सेल्स। ठीक है, ये रेजिडेंट सेल्स
न सिर्फ मैक्रोफेजेस बल्कि डेंड्राइटिक सेल भी होते हैं, मास्ट सेल भी होते हैं और कुछ और किस्म के सेल्स भी होते हैं। तो होता क्या है कि व्हेनेवर अ माइक्रोब एंटर्स अ टिश्यू, जब बॉडी के ऊपर किसी फॉरेन पैथोजन का अटैक होता है, इन्वेजन होती है, और एक माइक्रोब जो है वो टिश्यू के अंदर इंटर होता है और इंजरी कॉज करता है, तो उस टिश्यू की जो प्रेजेंस है उसको मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो जब महसूस करते हैं उसके बाद क्या होता है, दिस सेल सीक्रेट मॉलिक्यूल्स। अब ये सेल कौन कौन से सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं, मास्ट सेल हैं और कुछ और किस्म के सेल्स भी हैं। तो ये बेसिकली सिक्रेट करते हैं किस चीज को, साइटोकाइंस को और दूसरे मेडिएटर्स को, दैट इंड्यूस एंड रेगुलेट दी सब्सिक्वेंट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये फिर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। Inflammatory mediators are also produced from plasma protein that react with the microbes or to injured tissue. ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं, जिस जैसे साइटोकाइंस हैं और कुछ किस्म के अदर मेडिएटर्स हैं जिनका मैंने आगे जिक्र किया हुआ है, ये कब प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी इनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। और ये फिर रिएक्ट करते हैं माइक्रोब के साथ या इंजर्ड टिश्यू के साथ। Some of these mediators promote the efflux of plasma and the recruitment of circulating leukocyte to the site where the offending agent is located. तो होता क्या है कि some of these mediators promote the efflux of plasma। तो ये मेडिएटर्स, अब हमने कहा कि चूंकि प्लाज्मा प्रोटीन भी जो है वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को रिलीज कर रही होती है, तो प्लाज्मा की जो इफ्लक्स है कहां पर, और उसकी रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स है, किस जगह पर, जिस जगह पर इंजरी हो चुकी है, ठीक है, वहां पर उसको क्या कर देते हैं, इफ्लक्स करते हैं, लेकर जाते हैं। द रिक्रूटेड ल्यूकोसाइट्स आर एक्टिवेटेड एंड देन ट्राई टू रिमूव द ऑफेंडिंग एजेंट बाय फेगोसाइटोसिस। फिर क्या होता है कि ये जो एक्टिवेटेड और रिक्रूटेड ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वो जो एजेंट्स होते हैं, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको फेगोसाइटोस कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं। एन अनफॉर्चुनेट इफेक्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट मे बी डैमेज टू नॉर्मल होस्ट टिश्यू। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल होस्ट टिश्यू होते हैं उनके सेल्स को भी जो है वो कोई यानी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन की वजह से। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन की कितनी टाइप्स हैं। आपको इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस का भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि किस किस्म के सेल्स जो हैं वो वहां पर अप्रोच करते हैं और फिर वो प्रोसेस क्या होता है। आगे चलकर ये प्रोसेस थोड़ा सा मैंने डिटेल के अंदर भी बताया हुआ है। इन्फ्लेमेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। अब वो दो मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं, आज हम पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में, ठीक है। Acute inflammation usually occurs for a short yet often severe duration। क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। इट ऑफन रिजॉल्व इन 2 वीक्स और लेस, या 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाती है या 2 हफ्ते से कम अरसे के अंदर भी सबसाइड्स हो जाते हैं इसके इफेक्ट। सिम्टम्स अपीयर क्विकली, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तेजी के साथ अपीयर होना शुरू होते हैं। दिस टाइप रिस्टोर्स योर बॉडी टू इट्स स्टेट बिफोर इलनेस। अभी बीमारी पूरी तरीके से बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हुई होती और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है ये आपकी बॉडी को आपके जो नॉर्मल स्टेट है उसमें रिस्टोर कर देती है। There are 5 main clinical features that occur during the process of acute inflammation। अब acute inflammation में जो 5 चीजें हैं वो क्या चीज है, रूबर, जिसको हम कहते हैं रेडनेस। क्यों होती है, ब्लड के रश की वजह से, कि वहां पर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग। कैलर, हीट। डॉलर, पेन। और लॉस ऑफ फंक्शन भी वहां पर होता है, ठीक है।
वो जो आपने टेबलेट देखी है ना, डॉलर के नाम से आती हैं, वो पेन किलर है, वो बेसिकली उन्होंने इसी से उसको जो है वो अखज़ किया है, डॉलर। ओके, अब ये देखें, ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, अंगूठा है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है, यहाँ पर इंजरी हुई है, तो उस इंजरी की वजह से रेडनेस भी है, स्वेलिंग भी है, ठीक है? यहाँ पर डेफ़िनेटली पेशेंट को पेन भी महसूस हो रहा होगा, और अगर आप लिटरली इस जगह को हाथ लगाएँगे, तो वो जगह क्या होगी? गरम होगी। और अगर आप उसको थोड़ा-सा प्रेस करेंगे या उसको किसी चीज़ से आप रब करेंगे, तो पेशेंट को एज़ सच महसूस नहीं होगा कि उसकी स्किन के साथ कोई चीज़ टकरा रही है, ठीक है? लॉस ऑफ फंक्शन वहाँ पर बेसिकली हो जाता है, ठीक है? तो ये सारा का सारा क्या चीज़ है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है, जो ये शो कर रहा है कि कैसे ल्यूकोसाइट्स जो हैं, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर साइट ऑफ इंजरी पर जो है वो क्या कर रहे होते हैं? माइग्रेट करते हैं, ठीक है? ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ल्यूकोसाइट्स हैं। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो मेन ल्यूकोसाइट है, वो कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, ये आपने याद रखना है। ओके। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है? यानी इसका ये मतलब है कि बॉडी के अंदर कौन-कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं। तो याद रखें, बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में 2 किस्म की चेंजेस आएँगी। एक होंगी वेस्कुलर चेंजेस, जो वेसल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आएँगी, ठीक है? अल्टरेशन आएगी। और एक होगा सेलुलर चेंजेस। अभी हम देखते हैं कि वेस्कुलर चेंजेस क्या हैं और सेलुलर चेंजेस क्या हैं। तो हम बात करते हैं वेस्कुलर चेंजेस की। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो सेकेंडरी टू वेसोडाइलेशन या वेसोडाइलेटेशन। होता क्या है कि जो वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन्स, वो क्या कर लेती हैं? डायलेट कर लेती हैं। तो जब उनका एरिया डायलेट हुआ, तो डेफिनेटली जो ब्लड का फ्लो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो जो वेस्कुलर चेंजेस आई वो क्या थी? एक तो ये कि वेसोडाइलेटेशन है और दूसरी इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो है। लेकिन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो कब होगा? जब वेसल जो है वो डायलेट होंगी, ठीक है ना? सेकेंडरी टू वेसोडाइलेशन या वेसोडाइलेटेशन, कि जब आपकी वेसल्स डायलेट हो जाए, उसके बाद आपकी जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या चीज है? इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। जो वेसल्स की परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है? क्यों चेंज होती है वेसल्स की परमेबिलिटी? क्योंकि हमें साइट ऑफ इंफेक्शन या साइट ऑफ इंजरी पर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को पहुंचाने की ज़रूरत होती है, ताकि ब्लड सेल्स और प्रोटीन उस जगह पर जाएं और अपना प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो कैरी करें, ठीक है? तो दो चीज़ें हुई। कौन कौन सी? जो वेस्कुलर इवेंट्स हैं, तो वेस्कुलर इवेंट्स कौन कौन से हैं? वेसोडाइलेशन और इंक्रीज ब्लड फ्लो, और सेकेंडली इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। जो वेसल्स की परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो साइट ऑफ इंजरी पर या साइट ऑफ इंफेक्शन पर पहुंच कर अपना एक्शन करती हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलर इवेंट्स की। अब सेलुलर इवेंट्स जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट और दूसरा उनकी एक्टिवेशन। क्या मतलब है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट? इसका मतलब है कि जो ल्यूकोसाइट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं टू द साइट ऑफ इंफेक्शन या टू द साइट ऑफ इंजरी। तो माइग्रेशन एंड रोलिंग अलोंग द वेसल वॉल। जो वेसल की वॉल होती है उसके साथ साथ माइग्रेट करते हैं, रोल करते हैं। फर्म एडहेजन टू द एंडोथीलियम। फिर ये एंडोथीलियम के साथ एडहेयर होना शुरू हो जाते हैं। माइग्रेशन इन इंटरस्टिशियल टिश्यू टुवर्ड्स अ केमोस्टैटिक स्टिमुलस। तो फिर उसके बाद क्या होता है? चूंकि परमिएबिलिटी अभी हमने पढ़ा कि बढ़ गई, तो ये क्या करते हैं कि जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसके अंदर परमिएट होकर निकल आते हैं, ठीक है? और जो केमोस्टैटिक स्टिमुलस होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है? दूसरी जो चीज थी वो हमने कहा कि ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। ये क्या होता है? देखें, एक तो ये बात आप याद रखें
कि देयर इज नो रिस्पॉन्स इन ईदर द इनेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अनलेस ल्यूकोसाइट क्रॉस ब्लड वेसल। जब तक ल्यूकोसाइट या न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं करेंगी तब तक किसी किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स जाहिर नहीं होगा। जब ये ब्लड वेसल को क्रॉस कर लेती है परमिएबिलिटी की ज्यादा होने की वजह से, उस वक्त ही इम्यून रिस्पॉन्स अपीयर होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल और ल्यूकोसाइट टू साइट ऑफ इंफेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब leukocyte activation is characterized by synthesis and release of many inflammatory molecules such as leukotrienes, prostaglandins, bradykinin, free oxygen radicals and cytokines etc. वो जो स्टार्ट में अच्छा उसको छोड़ें, वो फिर अभी आप कंफ्यूज कर लेंगे इस चीज को। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन, ठीक है, कि वो परमिएट होकर जो केमोस्टैटिक एजेंट्स हैं उन तक निकल आते हैं, और जो दूसरी चीज है वो ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन है। और एक्टिवेशन क्यों होती है? सिंथेसिस ऑफ एंड रिलीज ऑफ मेनी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जैसे ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ब्रेडिकाइनिन है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स और साइटोकाइंस की सिंथेसिस और रिलीज की वजह से ये एक्टिवेट होते हैं। और जब एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद ये फिर अपना काम करते हैं, ठीक है। ये एक फिगर आप देखें, इसमें ये वो फिगर है कि जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज सीम टू बी नॉर्मल। तमाम चीजें क्या चीज है? वो नॉर्मल नजर आ रही हैं, ठीक है। आर्ट्रियोल है, वेनियोल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो आपको ये जो गोल गोल सेल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली वो रेजिडेंट लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजीज हैं, जो मैंने स्टार्ट में बताए थे कि रेजिडेंट जो मैक्रोफेजीज होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, डेंड्राइटिक सेल होते हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर होते हैं। अच्छा, अब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या चीज, वो जो कंपोनेंट्स की हमने बात की वो कंपोनेंट्स अब यहाँ पर है। देखें, आर्ट्रियोल की डायलेटेशन हो गई, वेनियोल की भी डायलेटेशन हो गई, एक बात, ठीक है। जो कैपिलरी बेड है वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना, कैपिलरी बेड जो है वो एक्सपेंड हो गया। अब इसके अंदर जो ब्लड की फ्लो है वो भी डेफिनेटली ज्यादा हो गई, एक बात। और जो दूसरी बात है वो है न्यूट्रोफिल की एमिग्रेशन या माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। और एक और बात जो हमने कहा था कि परमिएशन या परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो होती है, ठीक है। और वो एडिमा बेसिकली कॉज कर रही होती है। तो ये प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है वो इन्फ्लेमेशन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अब हम आउटकम्स की बात करते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। थ्री आउटकम्स बेसिकली हम देखते हैं: रिजोल्यूशन, रीजनरेशन एंड रिपेयर, सेकंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, थर्ड स्कारिंग या फिब्रोसिस। बात कर लेते हैं हम स्टिमुलाई फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, कि वो कौन कौन से स्टिमुलस हैं या स्टिमुलाई हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहे होते हैं। इन्फेक्शंस जैसे बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, आर अमंग द मोस्ट कॉमन एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। सेकेंडली, अगर कहीं ट्रामा हो जाता है, इंजरी हो जाती है, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स हैं, जैसे थर्मल इंजरी है, जलना हो गया, इरिडेशन हो गई, ठीक है, इरिडिएशन सॉरी, टॉक्सिसिटी फ्रॉम सर्टेन इन्वायरमेंटल केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये होस्ट सेल को इंजर करते हैं और फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। टिश्यू नेक्रोसिस फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी वजह से अगर टिश्यू नेक्रोसिस हुई है, इंक्लूडिंग इस्कीमिया जैसे मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट अटैक के अंदर होता है, और फिजिकल और केमिकल इंजरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। और इसके अलावा फॉरेन बॉडीज जैसे स्प्लिंटर्स हैं, डर्ट हैं, सूचर्स हैं, क्रिस्टल डिपॉजिट्स हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये स्टिमुलाई हैं, किस चीज के लिए? एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में, कि बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो
किया है, लेकिन आपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को देखने से पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डेफिनेटली देखना होगा। थैंक यू।